ये बात है ईयर 1947 की, जब इंडिया ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। वो ईयर इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर में से एक था। बट अमेरिका ने उसी साल एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि टॉप सीक्रेट था। एक ऐसी रिसर्च जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी आम इंसान के हाथ में लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ईयर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ और उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1947 में अमेरिका गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक की शुरुआत की। क्योंकि अमेरिका में कई जगहों में बहुत टाइम से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को देखे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही थी, यानी कि यूएफओज। और इसी वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट ने अमेरिकी डिफेंस फोर्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका कोड नेम रखा गया था द प्रोजेक्ट ग्रज, और बाद में ग्रज नाम को चेंज करके द प्रोजेक्ट ब्लू बुक रख दिया गया। द प्रोजेक्ट ब्लू बुक में अमेरिकी एयरफोर्स के 12 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिनका नाम रखा गया था MJ-12 यानी कि मैजेस्टिक 12। एक रात अमेरिका नॉर्थ डकोटा के फार्गो सिटी में 1 अक्टूबर 1948 को जॉर्ज एफ गॉरमैन, जो कि 25 साल का फाइटर पायलट था, अपने क्रू मेंबर्स के साथ में रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहा था। एंड उसी रात 8:30 बजे जब जॉर्ज और बाकी पायलट्स फार्गो सिटी पहुंचे, उसके ठीक 9 बजे बाकी पायलट्स फार्गो हेक्टर एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। लेकिन उस दिन वेदर साफ होने की वजह से गॉरमैन का थोड़ी देर और फ्लाई करने का मन हुआ एंड वो थोड़ी देर और फ्लाई करते करते आगे चला गया। अराउंड 9 PM पे जब गॉरमैन एक फुटबॉल स्टेडियम के ऊपर फ्लाई कर रहा था, तब उसको कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद उसको पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गॉरमैन को ये बात नहीं पता थी कि अब उसका सामना एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से होने वाला है। तो गवर्नमेंट का जिससे सामना हुआ वो क्या सच में एक यूएफओ था? और क्या गवर्नमेंट उस यूएफओ को पकड़ पाया? क्या सच में अमेरिका के पास एलियंस हैं? अगर ऐसा है तो अमेरिका अपने ही लोगों से ये बात क्यों छुपा के रखे है? इन सारी मिस्ट्रीज का ट्रुथ आज सामने आएगा, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और शुरू करते हैं आज के इस मिस्टीरियस एपिसोड को। जब जॉर्ज एफ गॉरमैन स्टेडियम के ऊपर फ्लाई कर रहा था, तब उसको 6 से 8 इंच डायमीटर वाली बॉल जैसी चीज दिखाई दे रही थी, और वो चीज ग्रीन कलर की थी जो कि बार बार ब्लिंक कर रही थी। गवर्नमेंट उस चीज को देखते ही हेक्टर एयर कंट्रोल टावर को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या उस जगह पे और कोई फाइटर प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। इस बात पे एयर कंट्रोल के लोग बिल्कुल मना कर देते हैं और अपने टावर के रडार को चेक करते हैं, जिसमें कि ऐसी कोई भी चीज डिटेक्ट नहीं हो रही थी, जैसा कि गवर्नमेंट बता रहा था। कंट्रोल टावर के लोग से इस बात को सुनते ही गवर्नमेंट अपने फाइटर प्लेन से, जिसका नाम था P-51 मस्तांग, की स्पीड को बढ़ा देता है और उस बॉल जैसी चीज का पीछा करने लगता है। लेकिन वो बॉल जैसी चीज बहुत तेज होती है, इतनी तेज कि गवर्नमेंट अपनी फुल स्पीड से भी उसको नहीं पकड़ पा रहा था। उस चीज की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब गवर्नमेंट उस चीज के पीछे था, उसी समय वो चीज यू टर्न लेके गवर्नमेंट की तरफ आने लगती है। इस बार वो चीज ब्लिंक करना बंद कर देती है और उसका डायमीटर बड़ा होने लगता है। गवर्नमेंट ने उस चीज से होने वाली टक्कर को तो किसी तरह से बचा लिया। उसके बाद वो चीज सीधा ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन गवर्नमेंट तब भी हार नहीं मानता और वो अपने प्लेन को सीधा ऊपर की तरफ लेके जाता है। लेकिन उस टाइम के फाइटर प्लेन्स 1400 फीट की ऊंचाई से ज्यादा नहीं उड़ सकते थे, और वो बॉल जैसी चीज अभी भी गवर्नमेंट के प्लेन से 2000 फीट की ऊंचाई पे थी। उसके बाद ये डॉग फाइट कंटिन्यू रहती है। यस, यू आर लिसनिंग राइट। गवर्नमेंट और उस यूएफओ की फाइट को डॉग फाइट नाम दिया गया था। यू कैन गूगल इट फॉर योर कंफर्मेशन। अब आगे, इस बार वो यूएफओ हेक्टर एयरपोर्ट की तरफ पहुंच जाता है, जहां पे LD जॉनसन नाम का एक ट्रैफिक कंट्रोलर उस ऑब्जेक्ट को देख लेता है और वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाता है और वो सारे लोग कंट्रोल टावर की तरफ जाते हैं ताकि वो उस चीज को और अच्छी तरह से देख पाए। इसके बाद वो यूएफओ गवर्नमेंट के प्लेन से बहुत दूर निकल जाता है और गवर्नमेंट को खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। अब इस डॉग फाइट इंसिडेंट की बात MJ-12 को पता चलती है और एक सीक्रेट मीटिंग को बैठाया जाता है, क्योंकि उस समय प्रोजेक्ट ब्लू बुक पे काम कर रहे ये 12 लोगों को ही पता था कि ये आखिर चल क्या रहा है अमेरिका में। इसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट तुरंत MJ-12 को काम पे लगा देती है। उसके बाद एक अमेरिका के एयरफोर्स कैप्टन को राइट पैटरसन एयरबेस पे बुलाया जाता है, और ये याद रखना, ये एयरफोर्स कैप्टन MJ-12 का मेंबर नहीं होता है, लेकिन इसको MJ-12 से रिलेटेड काफी कुछ जानकारी होती है। और ये राइट पैटरसन एयरबेस वही बेस है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे सीक्रेट वेपन्स को बनाया जाता था और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ये एयरबेस बहुत सिक्योरिटी में रहता है। अब वहाँ पे जनरल एयरफोर्स कैप्टन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है प्रोफेसर J. एलन हाइनक। ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट साइंटिस्ट होते हैं और एयरफोर्स कैप्टन प्रोफेसर हाइनक को गवर्नमेंट डॉग फाइट केस में हुई रिसर्च करने के लिए हेल्प मांगते हैं और बोलते हैं अमेरिका के लोगों में जो भी यूएफओ को लेके डर बन गया है, इस इंसिडेंट के बाद वो उनको एक लॉजिकल आंसर देके
उस घटना को झूठा प्रूव कर दें, जिसके लिए उनको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। उसके बाद प्रोफेसर कैप्टन के सामने कुछ शर्तें रखते हैं एंड ओनली फॉर अमेरिका गवर्नमेंट प्रोफेसर काम करने के लिए रेडी हो गए। और ये बात प्रोफेसर ने घर जाके अपनी वाइफ को बताया। प्रोफेसर ने बोला कि अगर मैं अपनी इस रिसर्च में सक्सेस हो गया, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया, तो मेरा नाम पे दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में जुड़ जाएगा। और उसी रात को प्रोफेसर हाइनेक एयर नेशनल गार्ड बेस के लिए निकल जाते हैं, जहां पे गवर्नमेंट को इंटरोगेशन के लिए रखा गया था। और ये वही जगह थी जहां पे गवर्नमेंट ने यूएफओ का पीछा किया था। एयर बेस पे पहुंचने के बाद जब प्रोफेसर हाइनेक ने गवर्नमेंट को पहली बार देखा तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो इंटरव्यू देने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन किसी तरह गवर्नमेंट इंटरव्यू देने के लिए रेडी हुआ और गवर्नमेंट ने बातें जो प्रोफेसर को बताई उसको सुन के कैप्टन और प्रोफेसर हाइनेक सोच में पड़ गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया जब वो प्लेन को उड़ा रहा था तब उसका कंट्रोल प्लेन से अपने आप ही छूटा जा रहा था और प्लेन उसके कंट्रोल के बाहर हो जा रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। प्लेन अपने आप ही अजीब तरह से स्टंट कर रहा था जो कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं आते थे। इस तरह के स्टंट्स गवर्नमेंट तो क्या कोई एक्सपर्ट पायलट भी ना कर पाता। उसके बाद प्रोफेसर हाइनेक देखते हैं कि जिस P-51 मस्तांग प्लेन को गवर्नमेंट फ्लाई कर रहा था उसको वहाँ पे एयर बेस के लोग उसकी जांच कर रहे होते हैं। तब प्रोफेसर कैप्टन से पूछते हैं कि ये लोग उस गवर्नमेंट के प्लेन के साथ क्या कर रहे हैं। कैप्टन बताता है कि ये प्लेन में रेडिएशन चेक कर रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि किस वजह से गवर्नमेंट का प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। प्रोफेसर हाइनेक को वहाँ पे कुछ शक होता है और यही सब चेक करने के लिए प्रोफेसर प्लेन के पास जाने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम एक सिक्योरिटी ऑफिसर प्रोफेसर हाइनेक को रोक देता है और बोलता है कि प्लेन का रेडिएशन लेवल बहुत हाई है, इसीलिए आप प्लेन के पास नहीं जा सकते। ये सुनते ही प्रोफेसर हाइनेक सिक्योरिटी से रेडिएशन लेवल मांगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रोफेसर से सिर्फ इतना जवाब देता है रेडिएशन लेवल प्लेन का बहुत हाई है, और फिर से प्रोफेसर को प्लेन के पास जाने से रोकने लगता है। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं पता होता है कि वो जिस प्रोफेसर हाइनेक से बात कर रहे हैं उन्होंने रेडिएशन पे बहुत पढ़ाई करी हुई है और वहाँ पे रेडिएशन के बारे में सबसे नॉलेजेबल इंसान प्रोफेसर ही होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर हाइनेक एयरफोर्स कैप्टन से यह बात साफ शब्दों में बोल देते हैं कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि रेडिएशन लेवल कब सेफ है और कब डेंजरस, और सीधा चले जाते हैं गवर्नमेंट की प्लेन की तरफ। प्रोफेसर हाइनेक प्लेन को देखने के बाद थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस प्लेन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और कई जगहों से प्लेन में क्रैक आ चुका था। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि जब गवर्नमेंट की उस यूएफओ से डॉग फाइट चल रही थी उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट का यूएफओ से कोलिजन होते होते बच गया था। तो ये क्रैक आखिर आए कैसे? और बिना टक्कर के फाइटर प्लेन में इतने बड़े क्रैक्स आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फाइटर प्लेन्स को बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर रिसर्च चेम्बर से बाहर आके कैप्टन से मिलते हैं और तब एयरफोर्स कैप्टन प्रोफेसर से पूछता है कि आप रेडियो एक्टिव प्लेन के पास कैसे चले गए। तब प्रोफेसर हाइनेक कैप्टन को बताते हैं कि कोई भी प्लेन अगर अर्थ के ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाएगा तो प्लेन के ऊपर टेम्परेरी रेडिएशन आ सकती है। इसके बाद एयरफोर्स कैप्टन प्रोफेसर हाइनेक से बोलता है कि मुझे गवर्नमेंट की बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, क्योंकि जैसी बातें गवर्नमेंट ने इंटरोगेशन के टाइम बताई वो बस एक फिक्शनल मूवी की तरह लग रही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। और इन्हीं सब बातों की मैं एक रिपोर्ट बना के इस केस को क्लोज करवाने वाला हूँ। लेकिन प्रोफेसर हाइनेक कैप्टन को अपनी बात को प्रूव करने के लिए बोलते हैं। अब एयरफोर्स कैप्टन प्रोफेसर हाइनेक को एक दूसरी लेबोरेटरी में लेके जाता है जहाँ पे एक वेदर बलून रखा होता है। वेदर बलून पहले के टाइम पे मौसम को जानने के लिए यूज किया जाता था, जिसमें कि रेडियो सोनेट्स इंस्ट्रूमेंट को फिट करके बैलून में हाइड्रोजन गैस भर दी जाती थी और ऊपर की तरफ छोड़ देते थे। कैप्टन प्रोफेसर को बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने उस रात ऐसे ही किसी वेदर बलून को देखा होगा और उसको लगा होगा कि ये कोई यूएफओ है। ये बात सुन के प्रोफेसर और कैप्टन दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर अपनी कैलकुलेशन करने लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद प्रोफेसर हाइनेक कैप्टन से बोलते हैं कि जो भी बात कैप्टन ने वेदर बलून की बताई है उसको अगर प्रोफेसर की कैलकुलेशन से कंपेयर करें तो गवर्नमेंट की फाइट जिस चीज से भी हुई है वो वेदर बलून नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस हाइट पे गवर्नमेंट फ्लाई कर रहा था उतनी हाइट पे वेदर बलून की 5000 ल्यूमेन की रोशनी डिफ्यूज होकर बहुत कम हो जाएगी। और उस रात मौसम एकदम साफ था एंड जो भी क्रैक्स प्लेन पे प्रोफेसर ने देखे थे वो क्रैक्स किसी भी वेदर बलून की वजह से नहीं आ सकते थे। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो चीज कोई वेदर बलून तो नहीं थी। लेकिन कैप्टन किसी भी तरह से अपनी बात को मनवाने पे लगा था कि वो चीज एक वेदर बलून ही था, ना कि कोई यूएफओ। इस बात पे प्रोफेसर हाइनेक कैप्टन को अपनी कैलकुलेशन दिखाते हैं और बोलते हैं ये रही मेरी कैलकुलेशन जो कि बिल्कुल सही है। जब तक कि तू अपनी बात को मुझे प्रैक्टिकली प्रूव करके नहीं दिखाओगे मुझे तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं होगा। कैप्टन अपनी बात को प्रूव करने के लिए प्रोफेसर हाइनेक से बोलता है कि मैं आपको वो सब करके दिखा सकता हूँ जैसा गवर्नमेंट बोल रहा है। उसके बाद प्रोफेसर हाइनेक कैप्टन से बोलते हैं कि ठीक है, मुझे वही सिनेरियो देखना है जैसा गवर्नमेंट ने अपने इंटरव्यू में बोला था। उसके बाद उसी रात कैप्टन प्रोफेसर हाइनेक को लेके एक फाइटर प्लेन में फ्लाई करता है और एक वेदर बलून के पास ले जाता है
अब वो कैप्टन प्रोफेसर हाइनेक से बोलता है कि गवर्नमेंट जैसे स्टंट तो वो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक वैसे करके दिखा सकता हूँ। जिसके बाद कैप्टन अपने प्लेन की स्पीड को बढ़ा देता है और वेदर बलून के पास से गुजारता है, जिसकी वजह से वेदर बलून में लगे मेटल इंस्ट्रूमेंट से उनके प्लेन की टक्कर हो जाती है, जिसमें कि प्लेन को कुछ खास डैमेज नहीं पड़ता है। अब कैप्टन प्लेन को लैंड करवा देता है। टक्कर की वजह से प्रोफेसर हाइनेक को थोड़ी बहुत चोटें आ जाती हैं, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और थोड़ी देर हॉस्पिटल में बैठने के बाद उनको हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाता है। एंड नाउ एयरफोर्स कैप्टन प्रोफेसर हाइनेक से फिर से पूछता है कि अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना कि ये गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है और ये सारी बातें वो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहा है। प्रोफेसर थोड़ी देर बैठ के सोचते हैं कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा इंसिडेंट सिर्फ किसी वेदर बलून से नहीं हो सकता है, लेकिन कैप्टन के साथ जो प्रोफेसर ने ऑब्जर्व किया और एक्सपीरियंस किया वो भी बिल्कुल सच था। इसके बाद प्रोफेसर बिना किसी को बताए अकेले में गवर्नमेंट से मिलने एक बार फिर से जाते हैं और उस टाइम वहाँ पे प्रोफेसर हाइनेक और गवर्नमेंट के अलावा कोई भी नहीं था। और वहाँ जाके प्रोफेसर हाइनेक गवर्नमेंट से बोलते हैं कि शायद तुमको कोई वहम हुआ होगा या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा और तबीयत खराब होने की वजह से ये सब तुमको सच लग रहा है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने प्रोफेसर को बताया उसको सुन के प्रोफेसर एक बार फिर से सोच में पड़ गए और गवर्नमेंट ने बताया कि उसके प्लेन का पूरा कंट्रोल बीच हवा में उस यूएफओ के हाथ में चला गया था। यूएफओ जैसे मर्जी चाहे मेरे प्लेन को घुमा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे बताना चाह रहा हो कि देखो मैं तुम लोगों के साथ जो चाहे वैसा कर सकता हूँ, जैसा मन आए वैसे अपने हिसाब से तुमको कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये सारी बातें मैंने इसलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि सब लोग मुझे पागल समझने लगेंगे। अब जिस रूम में गवर्नमेंट और प्रोफेसर हाइनेक बात कर रहे होते हैं वहाँ की एक छोटी विंडो से MJ-12 का एक मेंबर उनको अकेले में बात करते हुए देख लेता है। इसके बाद जब प्रोफेसर वापस जा रहे होते हैं उस समय गवर्नमेंट प्रोफेसर हाइनेक से एक बात और बताता है कि उस चीज ने उसके प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक मैसेज भेजा था, वो भी एक गाने के फॉर्म में, जो कि गवर्नमेंट के होम टाउन से आ रहा था। ये बातें सुन के प्रोफेसर गवर्नमेंट से बोलता है मुझे ये सारी बातें तुम्हारी इलॉजिकल लग रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट का होम टाउन फार्गो से 2500 किलोमीटर दूर है और इतनी दूर से डायरेक्ट सिग्नल आ पाना इम्पॉसिबल था। प्रोफेसर हाइनेक के जाते समय गवर्नमेंट प्रोफेसर को बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी बातों पे बिलीव करना मुश्किल है और इसीलिए ये बातें मैं किसी से नहीं बोल रहा था। ये बात सुन के प्रोफेसर हाइनेक वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर हाइनेक एयरफोर्स कैप्टन से मिलते हैं जहाँ पे कैप्टन प्रोफेसर को बताता है कि उसने इस केस की फाइल को एक नॉर्मल हादसा बताते हुए केस की फाइल को बंद करवा दिया है। ये सुन के प्रोफेसर हाइनेक को उस टाइम थोड़ा गुस्सा आता है कि बिना प्रोफेसर के कंसल्टेशन के कैप्टन ने ये फैसला अपने आप ले लिया। उसके बाद प्रोफेसर सीधा अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोफेसर को जो बातें जाने से पहले कही थी वो सारी बातें प्रोफेसर के दिमाग में घूम रही थी। उसके बाद प्रोफेसर हाइनेक गवर्नमेंट के लोकल होम टाउन में कॉल लगाते हैं यह जानने के लिए गवर्नमेंट ने जो उससे कहा वो सच है या झूठ, और पूछते हैं कि जिस टाइम गवर्नमेंट और यूएफओ की डॉग फाइट हुई थी उस टाइम कौन सा गाना प्ले कर रहे थे। इसके बाद जो प्रोफेसर को पता चलता है वो सुन के प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं क्योंकि डॉग फाइट की टाइम वही गाना प्ले हो रहा था जो गाना गवर्नमेंट ने बताया था। और उसके बाद प्रोफेसर हाइनेक तुरंत ही एयरफोर्स कैप्टन को फोन करते हैं और बताते हैं कि गवर्नमेंट की सारी बातें सच हैं। लेकिन कैप्टन प्रोफेसर हाइनेक से पूछता है आपको ये सारी बातें कैसे पता चली। ये बातें सुन के प्रोफेसर समझ जाता है कि ये सारी बातें कैप्टन को पहले से ही पता है। उसके बाद प्रोफेसर कैप्टन से बातें करते वक्त बातों को घुमाने लगता है और बोलता है कि मैं भी क्यों उसी बात को बार बार बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे एक अच्छी नींद की जरूरत है। और ये बोलते ही प्रोफेसर कॉल को कट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एयरफोर्स कैप्टन को शक हो जाता है कि प्रोफेसर हाइनेक को कहीं वो बात तो नहीं पता चल गई जो उनको नहीं पता चलनी चाहिए थी। अब मैजिस्ट्रेट-12 को भी ये बात पता चल जाती है कि प्रोफेसर हाइनेक कुछ न कुछ तो जान गए हैं जो कि उनको नहीं पता चलनी चाहिए थी। मैजिस्ट्रेट-12 ये बात समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोफेसर को ये बातें उस दिन बताई होंगी जब वो दोनों अकेले में बैठ के बात कर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट प्रोफेसर हाइनेक को और कुछ ना बता पाए। इस वजह से MJ-12 गवर्नमेंट को कहीं और ले जाती है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। एक रात को फ्लैट वुड वेस्ट वर्जीनिया में एक बहुत बड़ी प्लेट जैसी चीज जंगल में आके गिर जाती है, जिसकी वजह से जंगल के पास में रहने वाले लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। उसमें से एक औरत और उसके 2 बच्चे वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई है। थोड़ी देर बाद उनको जंगल में कुछ हलचल महसूस होती है। वो हलचल क्या है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उनको वहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर एलियन दिखाई देता है। उसको देखते ही वो तीनों लोग वहाँ से अपने घर की ओर भाग जाते हैं। अब ये बात एयरफोर्स कैप्टन को बताई जाती है और वो तुरंत प्रोफेसर हाइनेक के घर जाता है और उनको पूरी बात बताता है और प्रोफेसर से कहता है कि इस केस को हैंडल करने के लिए उसको नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं कि केस को जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन से हटाया जाए, जिसके लिए प्रोफेसर को कोई लॉजिकल आंसर पब्लिक को देख के इंसिडेंट को झूठा साबित करना होगा। अब प्रोफेसर कैप्टन को बोलता है कि तुमने तो पहले से ही गवर्नमेंट की केस की फाइल को बंद करवा दिया था, अब तुमको मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका जवाब देते हुए कैप्टन प्रोफेसर से बोलता है कि यूएफओ से जुड़े केस वर्जीनिया के लोग में डर बना
बना रहे हैं। अब वर्जीनिया के लोग अपने साथ में गन्स और नाइफ लेके घूमने लगे हैं। प्रोफेसर कैप्टन की ये बात सुन के और थोड़ा सोचने के बाद कैप्टन के साथ चलने के लिए मान जाते हैं और उसी दिन वर्जीनिया के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वो उसी लड़की के घर जाते हैं जो जंगल में सबसे पहले पहुंची थी। उस लड़की का नाम था सैरा। प्रोफेसर हाइनेक और कैप्टन लड़की के घर पहुंचने के बाद कैप्टन उस लड़की से बोलता है कि प्रोफेसर हाइनेक एक डॉक्टर हैं और वो उनकी जांच करने आए हैं। ये सुनते ही डरी हुई सैरा दरवाजा खोल देती है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद उसके दोनों बच्चों के चेहरे पे जलने के काफी गहरे निशान पड़ जाते हैं। अब प्रोफेसर दोनों बच्चों की जाँच करने के बहाने जंगल में हुए एलियन इंसिडेंट की डिटेल्स पूछने लगते हैं और बच्चों से प्रोफेसर हाइनेक पूछते हैं वो मॉन्स्टर कहीं उन्होंने अपने सपनों में तो नहीं देखा था, जिसके बाद बच्चों का बार बार यही आंसर होता था कि वो मॉन्स्टर उन्होंने रियल में देखा था। और जब सैरा से इस बारे में बात करी गई तो सैरा ने बताया जब वो वहाँ पे पहुंची तब वहाँ पे एक प्लेट जैसी दिखने वाली चीज जंगल में पहले से ही क्रैश हो चुकी थी और उस चीज की वजह से पूरे जंगल में आग लगी थी। इसके बाद सैरा बताती है उसने अचानक से एक मॉन्स्टर को देखा था जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसकी बॉडी इंसानों की जैसी थी। सैरा को लग रहा था वो मॉन्स्टर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनते ही प्रोफेसर हाइनेक इस केस को लेके और भी ज्यादा सीरियस हो गए और वो सैरा से बोलते हैं कि क्या वो उस जगह को उनको दिखा सकती है। जिसके बाद सैरा प्रोफेसर हाइनेक और कैप्टन को लेके इंसिडेंट पॉइंट पे पहुंचती है। उसके बाद प्रोफेसर गीगर काउंटर का यूज करके वहाँ के एरिया का रेडिएशन लेवल चेक करते हैं और चेक करने के दौरान ही प्रोफेसर को एक स्पेस क्राफ्ट का टुकड़ा मिलता है। उसके बाद उस टुकड़े की जांच करने के बाद प्रोफेसर ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जिसको देखने के बाद ये लोग स्पेसशिप समझ रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक मीटेओराइट का टुकड़ा है। लेकिन प्रोफेसर के दिमाग में एक और चीज घूम रही थी कि अगर ये इंसिडेंट सिर्फ एक मीटेओराइट को लेके है तो मिलिट्री इस मामले में इतना क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि मिलिट्री ने उस एरिया को चारों तरफ से सील कर दिया था और तो और इंसिडेंट पॉइंट से सारी चीजें उठा के ले गए थे रिसर्च करने के लिए। इसके बाद प्रोफेसर हाइनेक कैप्टन से बोलता है मुझे रिसर्च लैब में जाना है जहाँ पे इंसिडेंट से रिलेटेड सारी चीजों को जांच के लिए रखा गया है। अब इस बात पे कैप्टन प्रोफेसर हाइनेक को साफ मना कर देते हैं और प्रोफेसर से बोलते हैं कि अब ये केस पूरी तरह से मिलिट्री प्रोफेशनल्स के हाथों में चला गया है और हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके बाद प्रोफेसर और कैप्टन सैरा के घर फिर से जाते हैं और उनको समझाते हैं कि जिस प्लेट जैसी चीज को उन्होंने देखा था वो बस एक मीटेओराइट का टुकड़ा था एंड जिसकी वजह से बच्चों के चेहरे पे जलन के निशान पड़े हैं वो बस रेडिएशन की वजह से है, जो कि कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगे और मॉन्स्टर बस उनकी आंखों का धोखा था। अब यहाँ से इस केस की मिस्ट्री और भी ज्यादा अजीब होने लगती है, क्योंकि जिस टाइम प्रोफेसर हाइनेक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनकी इन प्रेजेंस में कुछ लोग प्रोफेसर के घर को स्पाई कर रहे होते हैं और उनके घर में घुस जाते हैं एंड जिस अलमीरा में प्रोफेसर हाइनेक अपने सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उस अलमीरा की वो लोग एक डुप्लीकेट चाबी बना लेते हैं। तो आखिर कौन थे ये लोग और उनको प्रोफेसर हाइनेक की जासूसी करने को क्यों बोला गया था? आखिर क्या था प्रोफेसर की उस सीक्रेट अलमीरा में? जानेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।